नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। डोडा मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्या के मामले में एसआईटी गठित। दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके पर रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के लिए नई बेंच का किया गठन। मामले में आज ही होगी सुनवाई। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड-19 के दौरान भारत लगातार सरकार जो है वो ECLS योजना पर करती रही काम। MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए वो बनी वरदान। EPFO में पिछले एक साल में 55% युवा हुए शामिल। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिलों में भीषण बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जानलेवा हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में दिखे ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक तौर पर बने उम्मीदवार। वहीं जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई है। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF जो है वो इलाके की जांच कर रहे हैं। तो डोडा मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। डोडा में अभी भी ये जो मुठभेड़ है वो जारी है और सेना प्रमुख से आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ये जानकारी भी ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात भी की है। तो डोडा में मुठभेड़ अभी जारी है, जिसमें 1 सेना अधिकारी और 4 जवान शहीद हुए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात ये मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं और इसी वजह से जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त जो सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और डोडा से ही हमारे संवाददाता ताहिर नदीम खान जुड़ गए हैं। नदीम, अभी क्या ताज़ा जानकारी है इस मुठभेड़ को लेकर? हालांकि दुखद खबर ये है कि 4 जवान शहीद हुए, वहीं 1 सेना के अधिकारी को भी शहादत मिली है। जी मैम, बड़ा दुखद समाचार है ये कि हालांकि ऑफिशियली आर्मी ने इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बाकी जो LG ने जिस तरीके से कंडोलेंस पहले से किया है, LG JNK ने, और उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ के MP हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उससे ये साफ जाहिर हो गया कि 4 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक आर्मी के ऑफिसर भी हैं। इस वक्त ये रात का ही वाकया है, जो सीरियसली इंजर्ड थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 जवानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और ये जो इस वक्त की स्थिति है, इस वक्त हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं, ड्रोन यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा है। करीबन सुबह 7:30 बजे के बाद कोई भी गन शॉट्स नहीं सुने गए हैं। लेकिन जो अब तक आर्मी ने जो अपडेट दिया है कि चारों तरफ इस
पूरे फॉरेस्ट एरिया को जो कि द्रमन एरिया है और ये अपना देसा और लाल द्रमन के बीच में जो फॉरेस्ट है उसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया और एडिशनल फोर्स जो है भद्रवाह से राष्ट्रीय राइफल्स की या किश्तवाड़ जो 10 सेक्टर है वहां से भी फोर्सेस को बुलाया गया है, क्योंकि ये इलाका जो है एक साइड से किश्तवाड़ से जुड़ता है, किश्तवाड़ का जो केशवान एरिया है उससे जुड़ता है, वहां से भी फोर्सेज आई हैं और दूसरा जो है कापरन का एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, वहां से भी फोर्सेज हैं। एक तरह से देखा जाए कि इस एरिया को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन वही है कि विजिबिलिटी डेंस फॉरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे आप जो मेरे पीछे भी देख रहे हैं देवदार की दरख्त है और इनकी हाइट जो है 200-300 फीट 250 फीट तक भी जाती है। उसके ऊपर जब ड्रोन चलता है डेंस फॉरेस्ट का तो उसमें नीचे का मंजर देखना उतना क्लियरिटी नहीं होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं अड़चन है। हालांकि लेटेस्ट गैजेट्स यूज की जा रही हैं, चॉपर्स का यूज किया जा रहा है, अनमैन्ड जो है मशीन उनको यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है और बहुत लंबा फॉरेस्ट एरिया करीबन ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है इसके चारों तरफ इनहेबिटेड एरिया कोई भी नहीं है, सिर्फ बीच बीच में एक ट्राइबल नोमैड्स है, गुज्जर बकरवाल है, उनके कच्चे जो मड हाउसेज हैं वो एक 2 किलोमीटर के बाद एक दिखाई देता है, तो वो है उस वजह से उनको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल ताहिर, क्योंकि ये जंगल का इलाका है तो वहां पर धरपकड़ और दबिश करने में थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन ऐसा सामने समझ में आया कि कश्मीर टाइगर्स जो आतंकी गुट है उसने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल मैम, रात को ही उनका एक जो ट्वीट जो ट्विटर हैंडल है उसको रात को उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि काफी कैजुअलिटीज की हैं कश्मीर टाइगर्स ने, उसको ऑन किया था और ये बताया था कि हम जल्दी इस पर अपडेट आते हैं और उस पर उन्होंने ये अब क्लेम करते हैं कि हमने काफी आर्मी की कैजुअलिटीज की हैं, लेकिन आर्मी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं। जो व्हाइट नाइट कोर है, जो 15 कोर भी जिसे कहा जाता है नगरोटा में, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड हमारे कुछ ब्रेव सोल्जर्स के हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन वहीं एलजी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो हमें डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट करके इशारा दिया है कि कैजुअलिटीज भी यहाँ पे हुई हैं और हमारे जवान जो है 4 जवान शहादत पा चुके हैं इस एनकाउंटर। वहीं भारतीय सेना ने यह भी माना है ताहिर कि अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि क्योंकि ये घना जंगल है और कितने आतंकी वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, यानी कि कितने नंबर्स में वो हो सकते हैं और घातक हथियार कितने उनके पास हैं, अभी इसका भी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि नंबर्स का तो मालूम नहीं, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट में कहा था कि इस तरीके की फायरिंग का तबादला कल रात को 9 बजे के करीब हुआ था, उससे यही लगता है कि 4 से 5 हो सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, लेकिन 4 से 5 वहां पे मौजूद है उस जगह पे जहाँ पे फायरिंग हुई है। लेकिन हो सकता है कोई और ग्रुप भी वहां पे सक्षम हो। और जो आपने कहा कि अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन आर्मी ने किया था। यहाँ से करीबन जिस जगह पे यहाँ पे द्रमन फॉरेस्ट में हो वहां से 150 किलोमीटर गुंदोर डिवीजन है, वहां पे सिन्नू करके एरिया है, वहां पे जो टेररिस्ट है फॉरनर्स थे वो 3 के 3 और बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन किया था और उसमें आर्मी की जो पैरा ट्रूपर्स है उनको एयर ड्रॉप किया था हेलीकॉप्टर से। ऐसा ही वो भी लोकेशन उसकी भी इसी टाइप की थी, वहां पे फॉरेस्ट में इतना डेंस फॉरेस्ट वहां पे नहीं था, लेकिन बड़ा क्लीन ऑपरेशन था और 3 मिलिटेंट्स को वहां पे बड़ा सक्सेसफुली आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया था पैरा ट्रूपर्स को यूज करके। तो आज भी वही तरीका आजमाया जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि उस जगह पे सिर्फ 500 मीटर के फासले आबादी थी और वहां पे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इससे बेटर थी। लेकिन जो ये एरिया है जो आप देख रहे होंगे, ये घना जंगल है, यहाँ पे विजिबिलिटी का मामला और दरख्त बहुत ज्यादा ऊंचे, उस वजह से थोड़ा सा लोकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आर्मी ने जो दिया है स्टेटमेंट दिया कि वो किसी तौर पर भी इस ऑपरेशन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि टेररिस्ट को लोकेट नहीं किया जाता और उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। और उसके लिए लेटेस्ट गैजेटरी यूज की जा रही है, एडिशनल फोर्सेज जो मैंने कहा कि भद्रवाह से, किश्तवाड़ से और इवन अनंतनाग साइड से आ रहे हैं और पैराट्रूपर्स को भी एयर ड्रॉप किया जाए। जैसे आप देख रहे हो कि हेलीकॉप्टर जो चॉपर से ऊपर से उड़ रहा है और जहां पर भी थोड़ा सा कहीं पता चल जाता है तो वहां पे पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप किया जाए। ताहिर, अभी हमने कुछ दिन पहले भी आपसे जब चर्चा की थी तो आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने, जो कि संगठन जैश ए मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ तो उसका ऑफशूट है, तो जो कठुआ में हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी। तो उस लिहाज से इन्हें नैब करना, इनकी धरपकड़ करना और इन पर एक स्ट्राइक करना बेहद ज़रूरी है। जी मैम, बिल्कुल, खाली कठुआ का नहीं, उसके बाद जो छतरगला में हुआ था जिसमें 5 जो हमारे फौजी थे वो इंजर्ड हुए थे, वहां पर भी उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट करके ये उसकी जिम्मेवारी ली थी कि ये भी उन्होंने किया था। और उसके बाद जब सिन्नू का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे और तब भी उन्होंने एक
ट्वीट करके धमकी दी थी कि इसका बदला जल्द लिया जाएगा और उनकी धरपकड़ तो जरूरी और लोकल जो कहीं पर भी उनके कोशिश की जा रही है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे पूरी तरह से पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को उठाया जाता है ताकि वो जो उनका नेटवर्क है, अगर कहीं उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तब सिद्ध हो सकता है अगर लोकल का सपोर्ट उनको मिल रहा है। अभी तो जो डेंस फॉरेस्ट है, आबादी से करीबन 30-40 किलोमीटर दूर जितने भी 5 इंसिडेंट हुए, सबसे पहला बसंतगढ़ में हुआ था 1 महीना पहले, उसके बाद जो छतरगला वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें 5 फौजी जख्मी हुए थे, उसके बाद एक जो SOG का बंदा कोटा टॉप एरिया जो है वहां पे एनकाउंटर, वहां पे घात लगा के उन्होंने हमला किया था, वहां पे वो इंजर्ड हुआ था। और उसके बाद जो बिलावर में हुआ था जिसमें ग्रेनेड फेंका गया था आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पे, उसमें 5 फौजियों ने शहादत पाई थी। और आज का इससे 1 हफ्ता पहले के लास्ट ट्यूजडे को इसी एरिया में जहां पे आज एनकाउंटर चल रहा है, लाल दरबार में पेट्रोल पार्टी पे अटैक किया गया था और हालांकि उसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ था लेकिन अटैक जरूर किया गया था और करीबन 1-2 घंटे एनकाउंटर चला था। उसके बाद मिलिटेंट्स वहां से वही जो डेंस फॉरेस्ट और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। आज फिर उसी एरिया में एनकाउंटर चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है। ये कंटिन्यूसली पिछले यूं कहीं के डिस्ट्रिक्ट डोडा पूरे जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा ये जो टेररिज्म इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिक्लेयर टेररिज्म फ्री डिक्लेयर किया गया था आज से 18 साल पहले, लेकिन उस वजह से थोड़ा सा लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट के काम हो रहे थे और टूरिज्म बहुत ज्यादा पनप रहा था। 17 साल के बाद या 18 साल के बाद अगर दोबारा ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है एकदम से पूरे एरिया में, कुटवा से लेके जिसका सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आता है, बसंतगढ़, बिलावर और उसके बाद ताहिर क्या इस बात को चलिए आप ताहिर वापस आपके पास आऊंगी। एक और खबर जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है इसी मसले से, वो एक बार पढ़कर सुनाए दर्शकों को, फिर आपके पास वापस आते हैं। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी उनसे बात की है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उससे भी अवगत कराया। वापस चलते हैं अब सुधीर के पास। सुधीर, तो रक्षा मंत्रालय की पैनी नज़र है जिस तरह से रक्षा मंत्री को तमाम जानकारियां दी गई हैं, जो वहां की ताज़ा स्थिति है और जो तमाम उससे जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं, जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है डोडा में, उससे अवगत कराया गया है। बिल्कुल आचल, देखिए रक्षा मंत्री ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की, उन्होंने पूरी जानकारी दी, जो एनकाउंटर है उसके बारे में जानकारी दी और सबसे बड़ी बात जो व्हाइट नाइट कोर है उसकी तरफ से जो जवान, अतिरिक्त जवान है वो इस इलाके में तैनात किए जा रहे हैं। जिस तरीके से रक्षा जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जो 4 जो सेना के जवान हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, रक्षा मंत्री ने उनकी प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और सबसे खास बात, कोशिश ये की जा रही है आंचल की रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा तेजी से किया जाए और जिस तरीके से पहले बताया भी हमारे संवाददाता ने कि इससे पहले जो कोशिश की थी आतंकवादियों ने उस इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला करने की और उसके बाद से फिर वो उस इलाके के टेरेन का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। तो इस बार कोशिश सेना की तरफ से ये की जा रही है कि इस पूरे इलाके को की घेराबंदी की जाए, एक्स्ट्रा जवान है एनफोर्समेंट उसको लिया जाए और तमाम जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं उनकी मदद से पूरे इलाके का सर्वेलेंस ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि जो टेररिस्ट है वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से ना निकल पाए। आचल, सुधीर, हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से अतिरिक्त सैनिक वहाँ पर भेजे गए हैं तो साफ तौर पर कठुआ की जो थोड़े दिन पहले ये वारदात सामने, आतंकी घटना सामने आई थी, इसकी जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी जिससे ऑफशूट माना जा रहा है जैश ए मोहम्मद का। बिल्कुल, देखिए आंचल, जाहिर तौर पर जब ये एक तरह से साफ तौर पर उनका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरीके से सेना की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, न केवल आम लोगों में सेना ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, लोगों की मदद करके लोगों के दिलों में जो जगह बनी है वो इनमें एक खौफ पैदा करता है और उसी का साफ तौर पर ये नतीजा, साफ तौर पर ये असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से डोडा को जो इलाका है बहुत शांतिप्रिय माना जाता है, टूरिज्म इस इलाके में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब इस इलाके को अशांत बनाने की कोशिश ये की जा रही है, एक जनरल मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से और सेना इसका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही है। रक्षा मंत्री की तरफ से चूंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जानकारी ली गई, साथ ही इस चीज का भरोसा भी रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया कि जो भी जरूरत हो
टेक्निकल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट गैजेट या सेना को इस वक्त ऐसा लगता है कि कोई भी चीजों की तुरंत फौरी तौर पर जरूरत हो तो उसको तुरंत पूरा किया जाए। और सबसे खास बात, जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट के जरिए जो हालात है उन पर काबू पाया जाए। बिल्कुल, हमने हमेशा देखा कि ख़ास तौर पर अगर हम इस तरह के इलाकों की बात करें जहाँ से किस तरह से आतंकवाद को मुहाने पे खड़ा कर बाहर निकाला गया, वहाँ पर दोबारा से जब आतंकी गुटों का पेनिट्रेशन होता है, इसमें लोकल्स की भी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। सुधीर, आंचल, देखिए, जाहिर तौर पर ये हमेशा मानना होगा हमें कि लोकल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट हमेशा मौजूद रहते हैं जो ऐसे तत्वों को कुछ कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। खास बात इस मामले में आंचल ये निकल कर आ रही है कि सेना को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस बारे में मिली थी कि यहाँ कुछ आतंकी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है एसओजी, उसको यहाँ जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इस इलाके में, और उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बिना पर यहाँ कार्रवाई की गई। जब कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ तो फायरिंग हुई, और उसी के वजह से जब आतंकी यहाँ से निकले उन्होंने फायरिंग की, जिसमें हमारे बहादुर जवान हैं उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो लोकल्स हैं, सेना की तरफ से जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, आम लोगों को विश्वास में लिया जा रहा है, उनकी बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। और सबसे बात, लोकल ग्रुप है सेना का, हमेशा उनके साथ हमेशा एक तरह से संबंध रहता है, बातचीत रहती है कि ये कोशिश की जाती है कि उनकी जरूरतों के लिहाज से उनसे बातचीत की जाए और सबसे बात उनमें विश्वास बहाली की जाए। इससे बहुत बेहतर नतीजे सामने देखने को मिले। और हाल ही में जिस तरीके से सेना की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है कि जब भी कोई मिलिटेंट आउटफिट या जब भी किसी टेररिस्ट ने बहुत ज्यादा कोशिश की है अपने पैर जमाने की घाटी में, तो सेना ने उसको तुरंत एलिमिनेट किया। और इसी का असर है साफ तौर पर जो टेररिस्ट हैं उनमें, साफ तौर पर जो अलगाववादी ग्रुप हैं उनमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पांव पूरे घाटी से उखड़ चुके हैं। सेना की जो बहुत बेहतरीन कोशिश ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए रही है, ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हताशा भरा जो कदम है वो भी नजर आता है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ सुधीर, क्योंकि डोडा से ही ताहिर नदीम खान भी हमारे साथ है। ताहिर, अगर डोडा की बात की जाए तो प्राकृतिक सौंदर्य और घने देवदार वृक्षों के लिए ये मशहूर है। तो साफ तौर पर इसी बात का फ़ायदा उठाकर जिस घने जंगल का हम जिक्र कर रहे हैं, आतंकियों ने यहाँ पर घुसने की गुस्ताखी की है। और कहीं ना कहीं लोकल्स की अगर हम बात करें तो भले ही वो वहाँ पर जो सेना है या अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनके आँख कान का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल्स की मिलीभगत भी मानी जाती है इस तरह की घटनाओं को लेकर। देखिए आजकल इस वक्त जो आप लोकल्स की बात कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि लोकल्स की सपोर्ट किसी तरीके से भी जब उन तक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ना मिले, उनका सर्वाइवल इन जंगलों में बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये तो रेन फॉरेस्ट नहीं है जो आपने देखा कि यहाँ पे आपको सिर्फ देवदार और पाइन ट्रीज दिखाई देंगे, इसलिए उनका सर्वाइवल लोकल के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो लोकल नोमैड्स ट्राइबल की शक्ल में हों जो ऊपर अपने माल मवेशी के साथ हाई आल्टीट्यूड मीडोज में रहते हैं, पूरे चिनाब रीजन में फैले हुए जहाँ टनल से लेकर और पूरा जो बॉर्डर जो चाइना से सटा हुआ है, और उसके बाद जो भद्रवाह का एरिया आता है या गंदोह का एरिया आता है या डोडा का वो एरिया जहाँ पे सिर्फ एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल नोमैड्स पाए जाते हैं। उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है उनके बिना बड़ा मुश्किल सर्वाइव करना। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ये रिपोर्ट की जा रही है, जब पहला इंसिडेंट हुआ था बसंतगढ़ एरिया जो सटा हुआ है सेवईधार भद्रवाह के साथ, फर्स्ट इंसिडेंट वहाँ पर रिपोर्ट किया गया था जब एक एसपीओ को वहाँ पे गोली मारकर मार दिया गया था, शहीद कर दिया था इन आतंकियों के बाद। उसके बाद से रिपोर्ट आ रही है कि ये आतंकी घुस गए इस एरिया में 1 महीना तक, क्योंकि ऑब्वियस की बात है इतना टफ टेरेन है कि वहाँ पे इतना बोझ उठा के 1 या 2 महीने तक अपने खाने पीने का सामान उठा के नहीं चल सकते। ये तो ऑब्वियस की बात है कि कहीं ना कहीं चाहे डर के मारे या लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी ने भी लिए तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं इस एरिया में। लेकिन इसमें सर मैं ये बात बताऊं कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि टाउन एरिया यहाँ पे आबादी, घनी आबादी, यहाँ पे लोग जो रहते वहाँ पे अभी तक कोई भी जो आतंकी जो ये है जिसका क्लेम कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद की जो आप ये है कश्मीर टाइगर्स करके, उनकी कहीं भी मौजूदगी अभी इनहेप्टेड एरियाज में नहीं पाएगी। इनहेप्टेड मतलब कि टाउन या गाँव या इवन जो छोटे छोटे हेमलेट्स है वहाँ पे नहीं, सिर्फ हाई आल्टीट्यूड मीडोज जो है वहाँ पर अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं या हमला हुआ है या आर्मी के पास इनपुट आई कि वहाँ पे उनको देखा गया। नदीम, अभी हाल ही में जो कठुआ में हुआ था तब भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तब क्विक एक्शन टीम्स
को वहां पर भेजने की बात कही गई, वो भेजी भी गई कि किस तरह से त्वरित कार्रवाई की जाए जब इस तरह की कोई वारदात सामने आती है। उस लिहाज से जॉइंट ऑपरेशन जब चलाए जाते हैं, और आज भी चलाया जा रहा है जो ये सर्च ऑपरेशन, अगर कोई जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है तो बहुत सी बातें सामने आ सकती है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, क्या मोडस ऑपरेंडी रही। बिल्कुल, जो आपने कहा कि जिंदा अगर पकड़ा जाए तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन इस टाइम पे जो सेना है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो आपने देखा होगा विजुअल्स वो भी शेयर किए गए थे जब सिल्लू में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकियों को जो फॉरनर से मारे गए थे, पहली दफा फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि उनके पास M4 राइफल जो अमेरिकन राइफल है वो उनसे मिली थी, जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगी होती है, एटेक्स करके टेलीस्कोप है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड माना जाता है उसको, एक मील तक वो क्लियरली देख सकते हैं और निशाना साध सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने चीज की कि अगर कोई जिंदा मिल जाता है तो उससे काफी स्ट्रैटेजी पता चल सकती है। इवन अगर जो आपने बात की जो लोकल्स है OGW भी कोई अगर ऐसा मिलता है जो उनको वहां तक पहुंचाता है, क्योंकि स्टैब्लिश हुई थी इस वक्त की जो 4 लोग उनको अरेस्ट किया गया है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है जब सिल्लू वाला एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहां पे उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया था, उनको अपने बकरे उनको बेचे थे, खाना 3-4 दिन खिलाया था, उससे भी काफी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और जो सक्सेस वहां पे मिली थी वो उसी वजह से मिली थी कि लोकल नेटवर्क को कहीं ना कहीं तोड़ने में मदद मिली थी। वहां उनके जो इनपुट आया था उसके बाद ही वो एग्जैक्टली लोकेट कर पाए थे और 3 साइड से हमला करके उनको एक तरह से कहा जाए। ऐसी भी बात सामने आ रही थी ताहिर की किसी वक्त पर जो जम्मू डिवीजन था वो नागरोटा कॉप्स के अधीन था, और अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी अपने कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, नापाक उनके मंसूबे हैं, उस लिहाज से क्या जो नागरोटा कॉप्स हैं उनको फिर वहां पर भेजने की तैयारी है क्या कुछ सेना की? इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा कि जो सिन्नू में एनकाउंटर हुआ था जंदों में, वहां पर भी नगरोटा कोर जो है वहां से भेजा गया था, जो पैरा ट्रूपर से वहीं से आए थे। 2 चॉपर्स को उस वक्त लाया गया था, 2 चॉपर्स उनको एयर ड्राफ्ट किया गया था। और आज भी जो ये एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये पूरा चिनाब रीजन है, ये 16 कोर या जिसे आप नगरोटा कोर करके कहते हैं या व्हाइट नाइट कोर कहते हैं, कि इतना सारे नाम है इनके, 3 नामों से चलता है ये। तो ये उनके ही अधीन आता है। और किसकी बात है कि जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी गोरिल्ला वारफेयर है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये हिट एंड रन वाला है कि जहां कहीं मिलता है वो वारदात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। तो यही एरिया जो लाल दरबन में ठीक 1 हफ्ता पहले लास्ट ट्यूजडे को इसी जगह पे उन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी पे फायरिंग की थी और वहां से भाग गए। तो पूरा 1 हफ्ता लगा उनको दोबारा से लोकेट करने में, वो छुपे हुए थे और दोबारा से उन्होंने फायरिंग करके हमारे 4 जवानों को शहीद किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इसमें जो है उनके तरीके से सोचना पड़ेगा, जो आतंकी है और सेना से सक्षम है, इसी पे काम भी किया जा रहा है। अभी जो बहुत सी जगहों से जो आर्मी की पोस्ट थी उनको डाउन किया गया ताकि उनको पहले ही मुश्किल में न डाला जाए। जब इनपुट आएगा तभी जाके आर्मी को डिसाइड किया गया है कि सेना को उसी वक्त भेजा जाएगा ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। आर्मी को खामखा जैसे छतरगला का हुआ था कि रात को हमलावर हुए थे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ये डिसाइड किया गया कि जब भी कोई रिपोर्ट्स आएंगी, इनपुट्स आएंगी, उसके बाद ही आर्मी को दिया जाएगा। और 16 कोर आप बने रहिएगा क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी बयान सामने आया, एक बार वो सुनवाते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो बहादुर सैनिक हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिला में जो सेना के जवान हैं और JKP कर्मी हैं उन पर हुए कायरतापूर्ण हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल किया जाएगा। और सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, जिस तरह से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो कायरतापूर्ण हरकत आतंकियों द्वारा की गई है डोडा जिले में, किस तरह का प्लान बना सकती है इंडियन आर्मी? क्योंकि जिस तरह कठुआ में हमने देखा था क्विक रिएक्शन टीम्स को भेजने की बात की गई थी, अतिरिक्त सैन्य बल वहां पर भेजा गया था, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से आतंकी अपने नापाक मंसूबों को कायम करने के लिए लगातार इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। सुधीर, आवाज आ रही मेरी? जी सुधीर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आंचल, आर्मी में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इसके लिए। पहले से जब भी कोई घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है, पहले जांच की जाती है कि आखिर
उसमें क्या क्या फैक्टर है, किस तरीके से इनसे निपटा जा सकता है इसकी। और सबसे बड़ी बात जो एसओजी की आपने बात की, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो जिस तरीके से ताहिर अभी बता रहे थे, सेना की तरफ से अब ये किया जा रहा है कि जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तभी जो आर्मी की टीम है उसको तैनात किया जाए। कुछ जो गोरिल्ला वारफेयर है उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर थोड़ा सेना ज्यादा मेरा मानना ये कि कोशिश ये ज्यादा रहेगी कि इसको बेहतर तरीके से निपटा जाए, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। सेना के स्तर पर मैं आचल यहाँ कहूंगा कि पहले से ही एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, तो जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद से इसको पूरी तरह से जांचा जाएगा और किस तरीके से बेहतर तरीके से एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। वो प्रोसीजर पहले से इन प्लेस है, उसी के जरिए आगे कार्रवाई की जाएगी। आचल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। लेकिन ताहिर के पास चलेंगे। ताहिर, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। हालांकि अगर वहाँ पर पूरे इलाके की बात की जाए जिसे नज़रबंद किया हुआ है, उस लिहाज से कब तक हम मान सकते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? देखिए मैम, क्लियरली तो इससे नहीं कहा जा सकता कि कब तक सर्च ऑपरेशन पूरा किया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि करीबन 55 माइल्स तक ये डेंस फॉरेस्ट फैला हुआ है, जहाँ पे कोई भी हेमलेट या विलेज नहीं है। ये एक साइड से केशवान जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से जुड़ता है, वहाँ तक डेंस फॉरेस्ट, दूसरी साइड से कापरन है अनंतनाग का, वहाँ पे है। क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट और नेचुरल केव्स बहुत सारी हैं। और जो अभी बात हो रही थी गोरिल्ला वारफेयर की, कुछ जो भूतपूर्व जो सैनिक है या डिफेंस एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में आतंकी हमले हुए हैं या आतंकी वारदातें हुए हैं इस हाई आल्टीट्यूड एरिया में, उसमें अगर आपको याद हो तो करीबन 2004 में एक किलका का पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पे और ऑपरेशन सर्पविनाश किया था आर्मी ने, वैसे ही ऑपरेशन करने की जरूरत उन्होंने की है। तो उनको लगता है कि अब टाइम आ गया कि ऑपरेशन सर्पविनाश के स्तर से जो किलका का हिल्स में हुआ था उस टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। फिलहाल इस वक्त तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहुत सीरियसली लिया गया है। जो रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ से बात की है या उसके बाद जो है जिस तरीके से व्हाइट नाइट कोर जो है 64 नगरोटा में है, जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, इस दफा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नुकसान कठुआ में हुआ या अब की बार आज के दिन जो लाल दरमन देसा फॉरेस्ट में हुआ है, तो सारे प्लग किया जा रहा है कि एटलीस्ट उस फॉरेस्ट से बाहर ना निकलने पाए। टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव्स इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत टफ टेरेन है, यहाँ पे मूव करना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं चलता, एक दफा जंगल में घुस गए तो ये पता नहीं चलता कि आपकी इवन डायरेक्शन कौन सी, और कंपास की मदद से ही आपको पता चल सकता है कि आपके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ हमारी फौज पूरी तरह से सक्षम है। वो उन्होंने प्रूव कर दिया है सिल्लू में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पर भी, और किसी भी वक्त उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फौज सक्षम भी है और हर बात का माकूल जवाब भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका और सुधीर आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी इस पूरे मामले पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। जीतन सहनी की हत्या उनके घर में हुई। उनका शव शत विक्षित हालत में मिला। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफसला पंचायत में है। दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि की। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पिता की हत्या की सूचना मिलते ही मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन घर पर अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का करीब 8 वर्ष पहले निधन हो चुका है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफसला पंचायत में है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए
और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। बिहार के दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सरकार इस घटना पर गंभीर है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा नेता अजय आलोक ने इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस खबर पर जो कि जुड़ी हुई थी इस हत्या से, वापस आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर जो कि डोडा से आ रही है। और ये ट्वीट है इंडियन आर्मी का जो साफ तौर पर उन शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए है, जहां लिखा गया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी and all ranks of #Indian Army convey their deepest condolences to the #Bravehearts, and they are Captain Brijesh Thapa, Nayak Dr. Rajesh, Sepoy Bijendra and Sepoy Ajay, who laid down their lives in the line of duty while undertaking a counter-terrorist operation in Doda in order to ensure peace in the region. Indian Army stands firm with the bereaved families in the hour of the grief. ये इंडियन आर्मी के द्वारा ट्वीट किया गया है। उन तमाम शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए ये ट्वीट है और साफ तौर पर उनके नाम इसमें दिए गए हैं। और इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर कहा कि इस दुख की घड़ी में वो शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। और सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, ये जो शहीद हुए हैं माँ भारती की रक्षा करते हुए, उन माँ भारती के लालों को सलाम करते हुए ट्वीट किया इंडियन आर्मी ने और साफ तौर पर कहा है कि इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन आर्मी खड़ी हुई है शोक संतप्त परिवारों के साथ। बिल्कुल अचल, देखिए इससे पहले जो जानकारी सेना के सूत्रों के हवाले से आ रही थी, वो जानकारी अब सेना ने रखी है कि जो डोडा का ऑपरेशन था, जो डोडा का टेररिस्ट के साथ जो काउंटर ऑपरेशन चल रहा था, उसमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक जी, सिपाही बजेंद्र और सिपाही अजय, जिन 4 लोगों का कहा जाता उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने सेना की शहादत को सलाम किया है, उनकी शौर्य को सलाम करते हुए लिखा है कि दुख की घड़ी में जो सेना है वो इन परिवारों के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से सेना ने हमेशा अपने शौर्य और बलिदान का परिचय दिया है, वो यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को दर्शाता है। बिल्कुल जिस तरीके से आंचल ये कहा जा रहा था कि जो 4 जवान, सेना के सूत्रों के हवाले से जानकारी हालांकि इससे पहले हमारे पास आ रही थी, अब सेना ने आधिकारिक तौर पर इस चीज को सबके साथ साझा किया है। जी बिल्कुल, तो आधिकारिक तौर पर सेना ने इसकी पुष्टि की है और ये जानकारी दी गई है साफ तौर पर। और क्योंकि अपनी ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए शहादत मिली इन शहीदों को, साफ तौर पर जिस तरह से सेना ने इस बात को माना और ये भी कहा कि जो शहादत दी गई है माँ भारती के इन सपूतों द्वारा, वो ज़ाया नहीं जाएगी। और क्योंकि ये दुख की घड़ी है परिवार के लिए, ऐसे में मनोवैज्ञानिक तौर पर सबल प्रदान करती हुई इंडियन आर्मी
शोक संतप्त परिवारों को। बिल्कुल आंचल, देखिए जिस तरीके से सेना का हमेशा से जो पूरा नेचर और पूरा जो स्ट्रक्चर रहा है, उस तरीके से खासतौर पर अगर सेना के जवानों की बात करें तो जब उनके कर्तव्य का वो कर्तव्य के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हो, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जिस तरीके से जो 4 जवान है जिनमें एक ऑफिसर है, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और न केवल जो आर्मी चीफ है, रक्षा मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सभी तमाम जो वरिष्ठ आर्मी ऑफिशियल्स हैं, सभी ने उनके शौर्य को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी। और जिस तरीके से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि दुख की घड़ी में जो सेना उनके साथ खड़ी है, खास तरीके से जिस तरीके से सेना हमेशा जिस तरीके से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में रहे लगातार, उसमें जिस तरीके से सेना ने अपने हमेशा साहस और सर्वोच्च शौर्य और बलिदान का जो प्रतीक किया है, वो इस बात को यहाँ भी दर्शाता है। बिल्कुल, और क्योंकि ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन डोडा में चला सुधीर, इसमें हमने कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय को खोया है। ये एक अपूर्णीय क्षति होगी भारतीय सेना के लिए, लेकिन उनका ये बलिदान ज़ाया भी नहीं जाएगा। और साफ तौर पर हम लगातार ये देखते हैं कि अपने जान की परवाह ना किए बगैर हमारी सेना के ये सैनिक माँ भारती की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर, चाक चौबंद। बिल्कुल आचल, देखिए हमेशा जब भी कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहता है तो सेना हमेशा इस तरीके से काम करती है कि उसको अपने प्राणों की बलिदान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो घटना है उसमें जो आतंकवादी है उनसे निपटना है, इसके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो हमारे सेना के जवान हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ भी साहब जिस तरीके से जो 4 हमारे जवान हैं, जिनमें एक अधिकारी भी हैं, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये यहाँ साफ तौर पर दर्शाता है। और जिस तरीके से आचल आपने उस पूरे इलाके की बात की, देसा का जो इलाका है करीब ताहिर की बदारत से 50 से 55 किलोमीटर का एरिया है, उस पर सर्च ऑपरेशन होना है, तो लगातार सेना की तरफ से भी एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट किया गया है, वहाँ और जवान भेजे गए हैं। सेना की जो 16वीं कोर है, व्हाइट नाइट कोर, वहाँ से जो ज्यादा जवान है वो वहाँ तैनात किए जा रहे हैं। तमाम और भी दूसरे संसाधन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, न केवल ड्रोन के जरिए बल्कि और तमाम जो टेक्निकल असिस्टेंट। सुधीर, इस तरह के जॉइंट ऑपरेशंस में हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है, जिससे तकनीक के लिहाज से, क्योंकि डोडा के जिस इलाके जिस हम बात कर रहे थे ताहिर से, उनका मानना था क्योंकि घना जंगल का इलाका है, वहाँ से पेनिट्रेशन जो है वो आसान हो जाता है आतंकियों के लिए। उस लिहाज से टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ख़ास तौर पर इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए, और जो हो चुकी हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई इस वारदात को अंजाम देने के लिए? बिल्कुल अच्छा, देखिए हमेशा टेक्नोलॉजी का अपर हैंड, जिस तरीके से ताहिर ने भी बताया कि M16 जो अमेरिकन राइफल्स हैं उनका भी उपयोग आतंकवादी कर रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरीके से सेना का अपर हैंड इसमें रहना चाहिए। अगर हम खासकर इस तरह के ऑपरेशन की बात करें तो जो पॉइंट मैन होता है, जिसको सबसे पहले जो टेररिस्ट है उसको फ्रंट फेस करना होता है, वो हमेशा रिस्क में रहता है। अगर फायरिंग आती है तो सामने से उसको गोली लगने का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। तो कोशिश ये की जाती है कि रोवर के जरिए तमाम जो उपकरण हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, उनका उपयोग किया जाए। पहले इस लोकेशन को असेस किया जाए, क्या स्थिति में आतंकवादी छिपा हुआ है, किस तरीके से वो हमला कर सकता है। ये तमाम चीजें अगर जांच ली जाएगी, हमारे पास पहले ज्यादा जानकारी हो और बेहतर और सटीक जानकारी हो, तो हमारा जो ह्यूमन लॉस है, हमारे जो जवान हैं उनको उनकी जान जाने से बच सकती है। और यही कोशिश हमेशा से की जा रही है, खासतौर पर इस ऑपरेशन में भी रक्षा मंत्री की तरफ से, क्योंकि सेना की टॉप लीडरशिप की तरफ से जो आर्मी चीफ है उनसे बातचीत की गई है, और खासतौर से उनसे कहा गया कि जो भी जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत अगर सेना को इस वक्त पड़ती है तो तुरंत उसको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में आतंकवादियों को बिल्कुल साफ तौर पर ये सबक मिलना चाहिए कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, बेहतर हथियारों, बेहतर शौर्य के साथ तैयार है। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। और जिस तरह से जीतन सहनी की जो हत्या हुई है पटना में, बेखौफ हैं वहाँ पर अपराधी। इस पूरी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, ये बिहार में आखिर हो क्या रहा है कि जिस तरह से वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के जो पिता हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है अगर हम बात करते हैं बिहार की। तो शुरू कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एसपी जो हैं दरभंगा के, उन्होंने भी एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन अब पूरी तरीके से जो राजद है वो एनडीए सरकार जो बिहार की है उस पर हमलावर हो गई है। और राजद की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि राज्य में जो न्याय व्यवस्था है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यही ये मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या है ये उसी का एक एग्जाम्पल है। तो हम अभी और इस मामले में लगातार जो है वो विपक्षी दलों के तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये एक बड़ा राजनीतिक इशू भी बन चुका है हत्या के अलावा। हालांकि अभी एक अपडेट ये भी आ रही है कि दोपहर 1 बजे तक मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनके दरभंगा पहुंचने के बाद क्या होता है, इनिशियल लीड्स क्या मिल पा रहे हैं मधुरेश कि आखिरकार कौन है वो लोग, या फिर पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि घर पर शत विकसित शव मिलना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं जो इसके तार हैं वो किसी दुश्मनी से जुड़े हुए लग सकते हैं। अभी जो इनिशियल लीड्स हैं वो किस तरफ इशारा करते हुए? जैसा कि अभी हमारी एसएसपी से बात हुई दरभंगा में, उन्होंने ये बताया कि ये पूरा जो मामला है इसको चोरी का रूप देने की कोशिश की गई है। घर से कुछ सामानों जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं और उसके बाद हत्या की गई है। तो लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि ये जो पूरी घटना है इसका चोरी का सीन क्रिएट किया जा सकता है और ये हत्या की मंशा से ही जो अपराधी हैं वो घर में दाखिल हुए होंगे। जो बताया जा रहा है ये भी है कि जो जीतन सहनी हैं वो काफी लंबे समय से उस घर में अकेले ही रह रहे थे। तो उनको प्रॉपर टारगेट करके उनकी हत्या की गई है। हालांकि फॉरेंसिक टीम अभी वहां पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच चल रही है। और एसएसपी का कहना है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है, जो फाइंडिंग्स है वो नहीं आ जाते हैं, कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो पुलिस है वो डिफरेंट एंगल्स को लेकर के जांच कर रही है, सिर्फ चोरी के ही एंगल को नहीं देख रही है। साथ ही पुलिस ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी हाल फिलहाल में या कुछ लंबे समय में भी किसी से कोई दुश्मनी रही हो, या उनके साथ में या मुकेश सहनी के साथ में किसी की दुश्मनी रही हो जिसके कारण उनके पिता की हत्या की गई। और सारे मामले को पुलिस एक साथ रह करके जांच कर रही है। एसआईटी के गठन की भी बात की गई है, एसआईटी के गठन की भी बात की गई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी, एसआईटी की गठन कर दी गई है। इसमें खुद एसएसपी भी हैं, उसके बाद ग्रामीण एसपी भी हैं और जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं वो भी हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को भी रखा गया है। एसएसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को हमने इसलिए भी रखा है क्योंकि जो भी वहाँ एविडेंस हैं उनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं और हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि हम 72 घंटों में जो भी अपराधी हैं उन तक हम पहुँचने की कोशिश करें। तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो पूरी चल रही है और साथ के साथ ही जो जीतन सहनी है उनके घर के आसपास के जो इलाके हैं, कुछ इलाकों को वो घर को सर्किल करके जो रास्ते हैं उन पे कड़ा पहरा लगा दिया गया है और जो घर के लोग हैं या जो खास उनके परिवार के लोग हैं उनको ही उस सर्कल के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। घर के अंदर हालांकि किसी को जाने का परमिशन अभी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि फॉरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, अगर उनकी जीतन सहनी की बात की जाए तो साफ तौर पर वो अकेले रहते थे। क्या इस तरह की भी कोई बात सामने आ रही कि कोई चश्मदीद हो सकता है? और साथ ही जो जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई, उनका कहना है कि भाई बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा हत्यारों को। तो साफ तौर पर चौतरफा निंदा तो हो रही है, लेकिन पुलिस अपनी इस कार्रवाई को कितनी त्वरित तौर पर अंजाम देती हुई नजर आ रही है?
हाँ बिल्कुल, जो राजनीतिक घटनाक्रम में जो बयानबाजी है वो तो चल ही रही है। जो सरकार है उसका कहना है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लेकिन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। घटना की खबर लगने के तुरंत बाद जो स्थानीय थानाध्यक्ष है वो वहां पहुंच गए, और चूंकि जीतन सहनी जो है वो खुद ही एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके थे, तो कहीं से भी कोई लूप होल पुलिस अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। और पूरे मामले की जो जांच है वो मुस्तैदी से चल रही है और काफी तेज चल रही है। लेकिन हालांकि जब तक कुछ फाइंडिंग्स नहीं आ जाते हैं और पुलिस की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता है, इस मामले में अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी। जीतन सहनी के अलावा उस घर में ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 नौकर और एक ड्राइवर भी रहते थे। क्या उनसे कोई पूछताछ की गई है या वो अकेले ही थे? नहीं, बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई है उस वक्त वो घर में अकेले थे। हालांकि जो नौकर और ड्राइवर थे वो उस घर में रहते थे, लेकिन वो कल रात को वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस इस मामले में उनसे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी उनके फाइंडिंग्स क्या है, उन्होंने क्या बताया है, उनको आम लोग या मीडिया के सामने में अभी बोलने के लिए अभी दिया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। हालांकि गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ उनको प्रिजर्व करके अलग रखा हुआ है, उनकी बयान दिए था। मुकेश, सहनी के वहां पर पहुंचने की कब तक बात कही जा रही है मधुरेश? जी, वो दोपहर 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो अपने घर पहुंच सकते हैं। और इस मामले में हालांकि परिवार की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि मुकेश सहनी बॉम्बे से निकल चुके हैं और वो 1 बजे के आसपास तक अपने घर पहुंच सकते हैं। किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर बात की जाए मधुरेश, तो उसके सामने आने पर भी बहुत सी बातें क्लियर हो पाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, जो फॉरेंसिक टीम है वो भी वहाँ जांच कर रही है और साथ में जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा जा रहा है, तो पोस्टमार्टम के बाद भी कई बातें सामने आएंगी और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी जांच में जो कुछ भी फाइंडिंग लेकर के सामने आती है, तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत कुछ इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सामने आने की आएगा। चलिए मधुरेश, आप इस बड़े मामले पर नज़र बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो डोडा में जिस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो जवान शहीद हुए हैं उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि डोडा में जवानों की शहादत पर दुख है। साथ ही उन्होंने कहा कि उरार बग्गी डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की शहादत से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। सिसोदिया ने दोनों एजेंसीज की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज ही सुनवाई करेगी। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में सुनवाई के पहले जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की होगी। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी।
जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे, जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहाँ अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के धार में अनुमति के अनुसार आज बड़ी संख्या में भक्त भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में 98 दिन चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। वहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग इलाकों की निशानदेही कर खुदाई में कई विशेष अवशेष जमीन से निकाले। इसमें भोजशाला की दीवार पिलर के साथ खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां तक मिलने की बात सामने आई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों गश्त बढ़ा दी गई। दरअसल मानसून के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर 800 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उप निदेशक पीके वर्मा ने बताया कि जिन स्थानों पर वाहन नहीं जा सकते वहां भी गश्त करवाई जा रही है। मानसून गश्ती ये टाइगर रिजर्व्स में मानसून के दौरान विशेष गश्ती होती है, जो कि बहुत सारे एरिया में जब कीचड़ हो जाता है, नाले नदी बाढ़ आ जाते हैं, ऐसे एरिया में कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तक कि पहुँचना संभव नहीं होता सामान्यतः, या वाहन के द्वारा भी पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। इस एरिया को हम बड़े दल बना करके कम से कम 8 से 10 लोग होना आवश्यक होता है। ये लोग पूरे एरिया को एक तरफ से लाइन से चलते हैं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का एक दिन में पेट्रोलिंग करते हैं। टाइगर जो नेशनल पार्क से जस्ट लगे हुए गांव होते हैं, खास करके वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज़्यादा होती है, हाथी के द्वारा या बाघ के द्वारा। ऐसे एरिया को जरूर हम डे टाइम में जब पेट्रोल करते हुए गश्ती करते हुए जाते हैं, और रात्रि में फिर व्हीकल से भी गश्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय को जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनात किया गया था। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई। आईएएस देवी शरण उपाध्याय वर्ष 2012 बैच के अफसर हैं। मामले की जांच के लिए अलग से उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। और इस बड़ी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रामेंद्र, पट्टों के आवंटन में जिस तरह से अनियमितता सामने आई है और उसके चलते उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया, बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बिल्कुल आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरह कार्रवाई कर रही है। अग्निशमन अधिकारी को खिलाफ जांच बैठाई गई है, उनको सस्पेंड किया गया है। इससे जो आईएएस अधिकारी थे जिनको लगता था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि अधिकारी कोई हो अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी में अलीगढ़ में जो 35 भूखंड थे उनको पट्टों पर दिया गया था, उस मामले में जब ये प्रयागराज के बतौर अधिकारी वहाँ नियुक्त थे, तब इन्होंने उनके भूखंडों को बहाल करने के जो मनमाना तरीका है कि हम हैं इस पद पर जो भी चाहे कर दें, वो उन्होंने किया था। और उसमें भ्रष्टाचार में पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही थी, इस तरीके से किया गया था। उसके बाद जांच की और जांच में जो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आई उसके आधार पर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। पहले इनको निलंबित किया गया था, लेकिन निलंबन अवधि राजस्व परिषद में ही बने रहेंगे, तो इसे सस्पेंड किया गया है। और कहा गया कि इस तरह के जो भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, लगातार संगठन से भी बात आ रही, विधायकों ने भी बातें उठाई, सांसदों ने भी उठाई कि खुद तो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है लेकिन दूसरों के काम नहीं करते, तो वो लगातार कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप आपको दिखती रहेगी कि लगातार कार्रवाई हो रही है और ये इस कार्रवाई का एक नमूना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए।
उन्हें डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की आवश्यकता होती है। वो मिल्वॉकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त कर आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बने। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कल शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। और जानलेवा हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। कोपा अमेरिका का खिताब जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम स्वदेश वापस लौटी और स्वदेश लौटने पर एजिजा में प्रशंसकों ने अर्जेंटीना की टीम का जोरदार स्वागत किया। बस में सवार खिलाड़ियों का सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर समर्थकों ने स्वागत किया। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को कल लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हम देश और दुनिया की वर्ल्ड रैप के साथ। दीजिए इजाज़त। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट